फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहास लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी सेकेंड डिलीवरी स्टोरी, जो कि हुई थी सी सेक्शन थ्रू। और जो मेरी पहली डिलीवरी थी वो नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। तो ऐसा क्या हुआ कि पहली नॉर्मल डिलीवरी होने के बावजूद मुझे सेकेंड टाइम सी सेक्शन डिलीवरी के लिए जाना पड़ा। सो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आपके साथ पहले नॉर्मल डिलीवरी भी शेयर करती हूँ, पर पहले मैं आपके साथ मतलब इस वीडियो में मैं सिर्फ सी सेक्शन मेरी जो हुई है सेकंड डिलीवरी उसी के बारे में बात करूंगी, क्योंकि वो मेरी 5 महीने ही पहले हुई थी। तो मुझे लगा कि पहले मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। तो आज हम दोनों मिलकर ये वीडियो बनाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये आप वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर वो प्रेगनेंसी के लिए सोच रही है, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और दोनों भी है, नॉर्मल है और सी सेक्शन है। तो आपको किस किस बातों की ध्यान रखना चाहिए, और आप कैसे भी मतलब ये वीडियो देखने के बाद जो भी आपके जो डाउट्स हैं ना, शायद वो थोड़े कम हो जाए और आप थोड़ी रिलैक्स हो पाओ। तो मेरा यही मकसद है। और साथ ही साथ मैं अपने चैनल पर प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ मेरी खुद की जर्नी आपके साथ शेयर करूँ, कि मेरे मतलब मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरी नॉर्मल और सिजेरियन दोनों ही टाइप की डिलीवरी हुई है। और मेरी पहली जो बेटी है, पहली बेटी हुई थी नॉर्मल डिलीवरी थ्रू, और ये सेकंड बेटा हुआ है सी सेक्शन थ्रू। सो ये मेरे कुछ एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा स्टार्टिंग से। एकदम मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी स्टार्टिंग का। हाँ, जो मेरी सी सेक्शन है वो मैं आपको बताऊंगी, पर उसके पहले मैं थोड़ा क्लियर करते हैं, फ्लैश बैक में जाते हैं। जैसे मेरी शादी हो गई थी जून 2014 को, और मेरी बेटी हो गई थी मार्च के 2015 को। एक साल के अंदर ही वो मुझे हुई थी, वो भी नॉर्मल डिलीवरी थ्रू। और काफ़ी स्मूथली थी मेरी तभी भी डिलीवरी, सॉरी प्रेगनेंसी। तो उसके बाद वो जैसे कि मेरी शादी के फर्स्ट ईयर में वो हो गई थी, तो सेकंड बेबी के लिए हम चांस नहीं लेना चाहते थे जल्दी ही। हमने सोचा था कि जब ये बेबी मेरी बेबी गर्ल 5 ईयर की हो जाएगी या फिर उसके पास हो जाएंगी, 5 साल के आसपास हो जाएगी, तो हम सेकंड बेबी के लिए ट्राई करेंगे। तो मैंने प्रिकॉशन के तौर पर आईयूडी लगा ली थी। और जब मेरी बड़ी बेटी 5 साल की होने वाली थी, तब हमने डिसाइड किया कि अब हम सेकेंड बेबी के बारे में सोचेंगे, और मैंने आईडी निकाल ली। और उसके कुछ ही महीने बाद मैंने कंसीव किया था। तो 1 जनवरी 2020 को मैं डॉक्टर के पास गई, क्योंकि उससे पहले 2 दिन पहले मैंने चेकअप किया था घर में ही प्रेगनेंसी किट के, क्योंकि मेरे पीरियड मिस हो गए थे। उसके 8 दिन बाद मैंने चेक किया था, तो वो 2 लाइन दिखा रहा था, मतलब मैं प्रेगनेंसी का दिखा रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कंफर्मली बताया कि हाँ प्रेग्नेंट हो, और आप ये अल्ट्रासाउंड कर लो। और उन्होंने मुझे जो विटामिन होती है वो भी प्रिस्क्राइब करके दी थी, जैसे फोलिक एसिड और प्रोजेस्टेरोन थी। वो फर्स्ट इमीडिएट उन्होंने मुझे मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करके दी थी। और उसके बाद मैंने 9 वीक में अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड किया था। उसमें मेरे बेबी के हार्ट बीट अच्छे थे, उसकी जो सब कुछ अच्छा था, मतलब अच्छा था। पर उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ही खराब होने लगी, मतलब जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में होता है ना बहुत सारे वुमेन्स के साथ। हालांकि ये मेरा जो फर्स्ट डिलीवरी थी मेरी बेबी गर्ल के साथ भी यही हुआ था। मेरा फर्स्ट ट्रिमेस्टर बहुत ही खराब गया था। वोमिटिंग, आपकी मतलब बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस होता है। आपको स्मेल नहीं बर्दाश्त होती, आपको पूरा दिन बीमार जैसा फील होता है, कुछ करने को कुछ खाने को कुछ भी मन नहीं करता, ऐसे लगते पड़े पड़े रहे, और बहुत ही गंदी हालत हो जाती, वैसी हुई थी। फिर मैंने 3rd मंथ में मतलब 13 वीक्स में मैंने एंटी स्कैन किया था। पर एंटी स्कैन में मेरी थोड़ी जो रेंज होती है, मतलब एंटी की रेंज, तो वो थोड़ी ज़्यादा आई थी। नॉर्मल से ज़्यादा नहीं, पर जितना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा थी। तो डॉक्टर ने मुझे फर्दर टेस्ट कुछ रिकमेंड किए थे। तो उसके पहले मैंने एक डबल मार्कर टेस्ट की थी, वो भी नॉर्मल ही आई थी। फिर भी डॉक्टर ने मुझे कहा कि क्योंकि मैंने वो एंटी स्कैन के पहले डबल की थी, उसके साथ करना चाहिए था, ऐसा रूल है, पर मैंने एंटी स्कैन के पहले डबल मार्कर, तो वो नॉर्मल थी। फिर मैं डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप ऐसा करो, मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, आप एनालिसिस कियो। अगर आप कंफर्म चाहते हो, कोई रिस्क भी लेना नहीं चाहते, तो आप ये वाली टेस्ट करके देखो। और मैं चाहती थी कि मैं कुछ भी मैं कुछ भी रिस्क ना लूँ, हम कुछ भी देखना बेबी हेल्दी हो। तो मैंने वो एमएसएनटीसी की थी। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई, और उन्हें वहाँ उस प्रोसीजर में क्या होता है
कि आपके एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है इंजेक्शन से और लैब में वो भेजा जाता है, और उसे कम से कम 2 वीक्स लगते हैं उसका रिपोर्ट आने के लिए। तो फिर वो रिपोर्ट आने के 2 वीक्स बाद डॉक्टर ने बोला कि आप आ जाओ। तो तो क्या हुआ, उस दरमियान ही लॉकडाउन शुरू हो गया था। मार्च के आई थिंक 13 या 14 तारीख को लॉकडाउन शुरू, सब कुछ बंद था, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था, दवाखाने बंद हो गए थे, हॉस्पिटल्स बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया था। फिर मैंने 2 वीक्स होने के बाद उसके मैंने डॉक्टर को कॉल किया उस हॉस्पिटल के नंबर पर वो कोई भी रिसीव नहीं किया था। फिर मैंने और एक बार कॉल किया था, तो वो नहीं, पहले कॉल किया था तो वो बोले कि हॉस्पिटल बंद रखे गए, अभी कुछ भी यहाँ पर शुरू नहीं है, आप मत आओ यहाँ वगैरह वगैरह करके। हालांकि जाना पॉसिबल ही नहीं था। उसके बाद फिर मैंने फिर मैंने डॉक्टर को ही डायरेक्टली कॉल किया। फिर उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं लैब में फ़ोन करती हूँ और आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में क्या कंडीशन। फिर शाम को ही मुझे फ़ोन आया डॉक्टर का, और वो बोले कि आपकी टेस्ट, मैंने लैब में फ़ोन करके पूछा तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपका बेबी सेफ है, आप अब सेफली अपनी जर्नी, प्रेगनेंसी की जर्नी एंजॉय कर सकती हो। और तब भी मुझे जाकर रिलैक्स हुआ, क्योंकि मैं बहुत टेंस थी, ऐसा लग रहा था क्या होगा क्या नहीं, क्या निकलेगा क्या नहीं क्या, एकदम आप डर जाते हो ऐसे टेस्ट के। क्योंकि फर्स्ट मेरी जो प्रेगनेंसी थी वहाँ पर मैंने कुछ भी टेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं था। पर एक सेकेंड डिलीवरी में मुझे काफ़ी टेस्ट करनी पड़ी, एक के बाद एक के बाद, और कुछ तो थोड़ा निकल तो आपको नर्वसनेस होती है। तो फिर तभी मैं रिलैक्स हुई, अभी लगा मैं कि मैं अपनी ये प्रेगनेंसी की जर्नी एंजॉय कर सकती हूँ। और साथ ही साथ मेरा जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर का जो प्रॉब्लम्स थी, जो भी वोमिटिंग हुई थी, वो भी ये हो गई थी, कम हो गई थी। अब मेरा 5वां महीना आ गया था। 5वें महीने मैंने एनोमली टेस्ट की थी, उसमें भी बेबी काफ़ी अच्छा था, उसका वेट, उसका हार्ट बीट, उसका इंटरनल ऑर्गन जिसके बारे में जो भी स्कैन किया वो भी बहुत अच्छा था। तभी भी कोरोना का पीरियड शुरू था, तो काफ़ी प्रिकॉशन लेनी पड़ती थी कहीं भी जाने में, या वो बहुत ही टफ था, खास करके जब आप डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते हो, ये वो कोरोना का जो टाइम था उस टाइम। फिर भी मैं बहुत खुश थी, मेरी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ही खुश थी। और उसके बाद क्या हुआ, फिर ऐसे ही दिन चलते गए, फिर मेरा 9th मंथ शुरू हो गया था। तो फ्रेंड उसके बाद मेरा 9th मंथ शुरू हो गया था, और 9th मंथ में और एक अल्ट्रासाउंड किया था, वो मेरे गायनेकोलॉजिस्ट में उनके ही ओपीडी में किया था। तो वहाँ पे सब कुछ भी नॉर्मल था। थोड़ा बोल रहे थे कि बेबी का वेट कम है। आई डोंट नो डॉक्टर ऐसा क्यों बोलते कि आपका वेट कम, बेबी का वेट कम है। मैं फर्स्ट जब मेरी बेबी थी, हालांकि मेरे दोनों भी बच्चे 3 kg के ऊपर ही हुए। मेरी बेटी 3.4 थी, मेरा बेटा 3.2 था। पर हमेशा वो दोनों टाइम में मुझे मैडम ने ये बोला था कि भाई आपका वेट है थोड़ा कम दिखा रहा है, इतना इतना वेट होना चाहिए, वैसा वैसा। तो चलो वो हो गया। फिर 9th मंथ, फिर क्या होता है ना, आप पूरी प्रेगनेंसी के मध्य में रिलैक्स रहते हो, पर आखिरी आप बहुत इम्पेशेंस हो जाते हो, आप में बिल्कुल पेशेंस नहीं होता, ऐसा अभी जल्दी से जल्दी डिलीवर हो जाए भाई, कैसा भी हो जाए। और मेरी डिलीवरी 20 अगस्त 2020 में हुई थी। तो उसके पहले क्या था ना, दिमाग में ये था कि 2020 मुझे, क्योंकि 20 को मुझे मैडम जो डॉक्टर के पास जाना था, और वो डिसाइड करने वाले थे कि एग्जैक्टली हमको क्या करना है। मतलब मुझको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा या फिर कंटिन्यू थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि तुम्हारी डिलीवरी 20 को ही होगी। तो एक दिमाग में वही तारीख थी। फिर 20 की सुबह क्या हुआ, मैं उठी, जो नॉर्मली था, मेरा पेन वगैरह कुछ भी नहीं था। और उसके पहले मैं नॉर्मली अपने वॉकिंग ये थे और थोड़ा सीढ़ियाँ में थोड़ा चलने लगी थी। तो उस सुबह मुझे थोड़ा हेवी, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बहुत फील हो रहा था, बट मुझे इंटेंस पेन नहीं होते। जैसे कि मुझे फर्स्ट मेरी डिलीवरी हुई थी तब मुझे कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहे थे, बट इस टाइम मुझे इतने कॉन्ट्रैक्शन फील ही नहीं हुए। फिर सुबह उठी, मैंने अपना चाय पी और सब कुछ किया। फिर 8 बजे मुझे क्या अचानक से ऐसे गिला गिला लगना लगा, क्योंकि वो पेशाब वाला नहीं था। प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, आखिरी आपका ब्लैडर पे प्रेशर आता है तो आपकी पेशाब निकलते, तो आपको थोड़ा सा गिला, पर ये कंटिन्यू वाला गिला गिला लग रहा था। तो मैंने चेक किया तो
हाँ, फिर मुझे लगा कि हाँ मेरी पानी की थैली, मेरा वाटर ब्रोक हो गया है। फिर मैंने मम्मी को बताया, फिर उन्होंने बोला चलो इमीडिएटली अब हमको निकलना है हॉस्पिटल के लिए। मेरी मम्मी भी नर्स रह चुकी है, उनको भी पता है कि इस कंडीशन में क्या करना होगा। तो फिर मेरी हॉस्पिटल बैग तैयारी थी, मैंने 15 दिन पहले से ही हॉस्पिटल बैग को पूरा तैयार करके रखा था। और फिर हम हॉस्पिटल चले गए। फिर वहाँ पे थोड़ी फॉर्मेलिटी के बाद मुझे एक लेबर रूम में ले जाया गया था, और वहाँ पर मेरी बेबी की हार्ट बीट चेक किए थे, मेरी बीपी वगैरह वो एक नर्स ने चेक किया था। उसके बाद मुझे डिलीवरी रूम में ले जाया गया। तो डिलीवरी रूम में वो आपकी हाफ एक यू शेप की एक बेड होता है, वहाँ पर आपको लिटाया जाता है। और मैंने चेक किया, सॉरी नर्स ने चेक किया, तो वो बोला कि बेबी ने पोटी कर ली है। क्योंकि तो फिर उसी तुरंत बाद डॉक्टर भी वहाँ आ गई थी, और उन्होंने भी चेक किया, और मुझे चेक किया, और उन्होंने ऐसे हाथ में ऐसे क्लोज में था उनके, और दिखा कि देखिए बेबी ने पोटी कर ली है अंदर। तो फिर डॉक्टर ने एक नर्स को बोला कि जाइए इनके साथ जो भी फैमिली मेम्बर्स है उनको बुला के लाइए। उन्होंने मुझे भी पूछा आपके साथ कौन आया, मैंने बोला मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड आए हैं। तो ठीक है, उनको बुला लीजिए। फिर मेरी मम्मी आई अंदर। फिर उन्होंने उनको बताया कि देखो ऐसा ऐसा बेबी ने पेट में पोटी कर ली है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए उन डॉक्टर ने ये भी समझाया कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी थी फर्स्ट, हमको उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, पर क्या है उसके इतने कॉन्ट्रेक्शन है, उतने पेन नहीं है, तो वो होने में, नॉर्मल डिलीवरी होने में शायद उसे बहुत वक्त लग जाए, 5-10 कुछ भी नहीं कह सकते कितने घंटे लगे। और तब तक अगर बेबी वो पानी पी लेता है और उसके लंग्स में वो सेटल होता है, तो उसके लिए वो ये रिस्की होगा। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं, हमें कोई भी रिस्क नहीं लेनी है, आप जो ठीक समझो वो। तो डॉक्टर बोले कि अगर आप ये चाहते रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आई थिंक आपको सी सेक्शन के लिए जाना चाहिए। फिर हमने बोला कि ठीक है, सी सेक्शन हम कर लेंगे। फिर मेरी आई चली गई। और फिर ये सी सेक्शन सुनते ही मेरा तो सर ही ऐसे घूमने लगा, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था मेरा सी सेक्शन हो सकता है, या फिर इमरजेंसी में मुझे ये करना पड़ेगा। फिर क्योंकि मेरी पहली डिलीवरी नॉर्मली थी, और मैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ थी, मुझे कोई प्रॉब्लम, ना थायराइड था, ना बीपी था, ना कुछ भी नहीं था, एकदम स्मूथ ही थी। मैं वॉक कर रही थी, मैं इस बार तो ज्यादा एक्टिव थी। फर्स्ट डिलीवरी उतनी तो मैं एक्टिव भी नहीं थी, काम भी नहीं कर रही थी, पर इस बार मैंने तो काम भी छोटे मोटे किए थे, वॉकिंग की थी, सब कुछ किया था जितना मुझे ट्राई करना था, तो वो सब कुछ किया था। पर इन द एंड कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जाती है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेबी ने पोटी, तो उसकी जान बचाने के लिए, उसको रिस्क में नहीं डालने के लिए, तो फिर मैं भी अपने आप को तैयार की नहीं, काम डाउन, अब ज्यादा है कुछ भी करना। फिर ऑपरेशन थिएटर में मुझे ले जाया गया। उससे पहले मुझे एक ड्रेस वो पहना दी ऑपरेशन थिएटर की। फिर वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तो उस पर वहाँ जाके तो मैं और भी डर गई थी, क्योंकि वो बड़ा इक्विपाइड रूम था, वहाँ पे बोलबेड लाइट थे, मॉनिटर्स थे, और कुछ इक्विपमेंट थी, और नर्स दो तीन नर्स थी, एक एनेस्थेसिस्ट थे, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, और हमारे डॉक्टर से, इतने सारे लोग वहाँ पे थे। फिर उन्होंने मुझे ऐसे जाकर वहाँ पर लिटा दिया था। फिर से उन्होंने मुझे मेरी बेबी की वेट्स और ये वो को बहुत सब कुछ चेक कर लिया था। और फिर एनेस्थेसिस्ट होते हैं जो डॉक्टर, वो आपको आपकी रीढ़ की हड्डी में एपिड्यूरल देते हैं एनेस्थीसिया में, ताकि आपको मतलब नम हो आपकी बॉडी। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि आपकी बॉडी ऐसे कर कीजिए। फिर मुझे बहुत डर लग रहा था कि कितना दर्द होगा, कैसे यहाँ पर रीढ़ की हड्डी में। तो पहले बहुत सुना था कि ऐसा फिर 1-2 बार मैं ऐसे झटके वो बोले आप झटका मत खाइए, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके ऐसे अपनी क्या बोलते अपनी घुटने और अपने हाथ ऐसे करके उन्होंने मेरी रीढ़ की हड्डी में दी। तब मुझे कोई भी दर्द नहीं हुआ, पता नहीं कि उन्होंने कब भी दिया। फिर बहुत ही ईजी हो गया था वो। फिर उन्होंने इमीडिएटली मुझे सीधा कर दिया था बेड पे, वो ऑपरेशन थिएटर के। फिर जैसे थिएटर की लाइट लगी, सब जन अपने काम में लग गए, फटाफट पता नहीं क्या हो रहा था। उन्होंने मेरी आंखों पे थोड़ी सी हल्की सी पट्टी लगा दी थी, और वो अपना काम कर रहे थे। और मुझे कुछ, फिर मेरी बॉडी ना नीचे से पूरी नम हो गई थी, मुझे कुछ
भी वैसे थोड़ा कुछ भी फील नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा मेरी बॉडी नहीं है और क्या चल रहा है पता नहीं। सिर्फ डॉक्टर की आवाजें आ रही थी खुशबू खुशबू, वो सिर्फ ऐसा बहुत ही कूल सा इन्वायरमेंट हुआ था। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कोई मेरा ऑपरेशन कर रहा है या बेबी नहीं कर रहा है। खुद जो डॉक्टर्स थी वो अपनी डेली लाइफ की कुछ डिस्कशन कर, मैं वही सुन रही थी। मुझे लगा अब ये स्टार्ट करेंगे, अब ये स्टार्ट, शायद वो ऑपरेशन स्टार्ट भी हो गया था, पर मुझे ऐसा रहा कब स्टार्ट करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे। अब मैं वेटिंग कर रही थी, ऐसा कुछ लगे मुझे कि ऑपरेशन मेरा हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत ही कुछ भी नहीं आपको पता चलता वो नीचे क्या कर रहे क्या नहीं। फिर अचानक से आपको बेबी की आवाज सुनाई देती है। फिर बाप रे, वो जो आवाज होती है ना वो सुन के इतनी खुशी होती है, क्योंकि फर्स्ट अगर आप बेबी की हेल्थ की निशानी होती है वो उसका रोना, और वो सुनते ही मैं इतनी खुश हो गई थी और मैं ऐसे मतलब मेरे आंसू ही से निकलने को आए थे। और जब मैडम ने मुझे बताया कि आपको बेबी बॉय हो गया है, माय गॉड, तब तो मैं रोने ही लगी थी। ऐसे लिटरली मेरे आंखों से हंसी आ रहा था, मुझे रो रहे थे। और जो एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर थे वो बोले क्यों आप क्यों रो रही, बोले क्यों आपको बेटा हो गया इसलिए रो रही हूँ। फिर मैं मतलब बहुत ही खुश हो गई थी, क्योंकि अभी भगवान ने मुझे बेटा और बेटी दोनों भी दिए और दोनों भी हेल्थी में हो गई थी मेरी, और अच्छी तरह से हो गई थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। सो बहुत ही विदिन 10 मिनट सब कुछ हो गया था, इतने फास्ट हो गया था। फिर वो मैडम जो थी चाइल्ड स्पेशलिस्ट और कुछ, तो वो क्लीनिंग करने के लिए बेबी के ले गए थे, और बाद में आई थिंक उन्होंने मेरा स्टिचेस वगैरह कर दिया था। वो भी आपको पता भी नहीं चलता कब होता कब नहीं, वो स्टिचेस वगैरह कर दिया था। फिर मुझे सब होने के बाद फिर मेरी एक ड्रेस जो मैंने लाई थी, मैटरनिटी ड्रेस, वो नर्सेस ने मुझे पहना दी थी। और फिर उन्होंने मुझे स्ट्रेचर में डालते समय मुझे मेरे पैर दिखे, ऐसा लग रहा मेरे पैर ही नहीं है, ये किसके पैर है, उन्होंने मुझे लगा दिया, ऐसे लग रहा था उनको देख के। फिर वो कुछ मुझे जब स्ट्रेचर पे लगा रहे थे तब, फिर उसके बाद मुझे वो स्ट्रेचर पे लेटा के वो मेरे रूम में ले गए थे। और रूम में जाते ही मुझे उन्होंने ऐसे लेटा दिया, हालांकि वो एनेस्थीसिया का असर और भी मेरे ऊपर ही था, और भी नम भी थी थोड़ा सा, पर मैं कॉन्शियस थी, मुझे पता चल रहा था कि क्या क्या हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे मेरे बेबी को लाकर मेरे हस्बैंड के हाथ में दिया था। तो वो सब खुश थे, उनकी आवाज़ आ रही थी, सब कुछ थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे आके सलाइन लगा, जो भी सलाइन होती है वो लगा ली थी मेरे हाथों पे, और एक हाथ पे बेबी के ऑक्सीमीटर वगैरह कुछ वो लगाकर मैं ऐसे सोई हुई थी। और फिर वो कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगे कि आपको 24 घंटे तक ना पानी पीना है, कुछ नहीं, ऐसे ही लेटे रहना है 24 घंटे तक। और उसके कुछ देर बाद मुझे इतनी ठंड लगने लगी, इतनी शिवरिंग होने लगी, बहुत ही ज़्यादा शिवरिंग होने लगी थी। और फिर मैंने बहुत ही उड़ाया था, मतलब मैं जो भी वहाँ पे था, हमने घर से बेडिंग लाई थी और हॉस्पिटल से थे, सब मैंने अपने ऊपर ओढ़ ली थी। और साथ ही साथ मुझे बेबी को फीड भी कराना था। हालांकि आपको सीजरिंग के बाद 1-2 दिन दूध ही नहीं आता, मतलब जो पानी होता है, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी बेबी के हेल्थ के लिए। आप कितने भी पेन में हो, आपको अपने बेबी को फीड कराना है। हालांकि डॉक्टर्स आपको फार्मूला मिल्क रिकमेंड करते हैं, वो ही देना पड़ता है बेबी को भी, और साथ ही साथ आपको अपना ही दूध देना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने जैसे तैसे करके नर्स के हेल्प से, मेरे आई के हेल्प से मैंने बेबी को फीड किया था। पर बहुत तब तो बहुत ही शिवरिंग ऐसा मुझे बहुत हो रहा था, वो कुछ 1 घंटा 1.5 घंटा हो रहा था शिवरिंग, उसके बाद वो कम हो रही थी। पर फिर भी अब एनेस्थीसिया का असर तो था ही था। फिर डॉक्टर ने जैसे बताया कि आप पानी नहीं पी सकते 24 घंटे तक, आप उसे लेटे रहना। तो मैं वहाँ पे गई, उन्होंने बताया कि 24 घंटे तक आप कुछ पानी नहीं पी सकते, आप कुछ खा नहीं सकते, और वह वैसे ही लेटा था। तो मैं 24 घंटे तक वैसे ही लेटी रही थी, कुछ भी मूवमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। और धीरे धीरे ना जैसे एनेस्थीसिया का असर आपका कम हो जाता है, आपकी पेन स्टार्ट होते, तब आपको थोड़ा थोड़ा फील होने लगता है कि भाई कि कुछ हुआ है, आपका ऑपरेशन हुआ है। तो फिर आप जब ऑपरेशन थिएटर में होते हैं तभी भी आपको यूरिनरी तो वो कैटेटर कुछ तो वो लगा लेते हैं, तो आपको मतलब ये भी फील नहीं होता कि आपको यूरिन आ रही है या कुछ भी, आपको वो वही फिक्स कर देते हैं। तो फिर
24 घंटे में वैसे ही लेटी रही, पर मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि जैसे मैं नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तब मैंने एटलीस्ट मैं अपने बेबी को फीड कर रही थी, मैं चल रही थी, मैं कुछ खा पी रही थी, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। आपको ऐसे लगता है आपकी जान ही नहीं, आपको 24 घंटे तक अपना अपने बेबी को पकड़ सकते हो, ना ही आप खा सकते हो, ना आप पी सकते हो। इतना प्यास लगती थी। वो थोड़ा हीट वाला दिन था, गर्मी का दिन था, बहुत ही प्यास लगी। फिर भी थोड़ा थोड़ा एक मुंह थोड़ा गीला करने के लिए एक ढक्कन पानी बीच बीच पे मेरे मम्मी पापा मुझे, जैसे एनेस्थीसिया का असर कम होता है आपको ना वो दर्द फील होने लगता है, आप ना इधर वो हो सकते। तो फिर भी जो नर्सेज हेल्प करती थोड़ा करवट लेने के लिए, थोड़ा इधर इधर इधर, क्योंकि एकदम भी आपको स्ट्रेट नहीं तो आप कर सकती हो, बस उतना ही। वो उस रात को मैं रात भर में सोई नहीं थी, बिल्कुल सोई नहीं थी। एक तो इतना दर्द हो रहा था और बेबी भी रो रहा था, क्योंकि और संभालने वाले मेरे मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड थे, बट वो रो भी रहा था और वही सब कर रहे थे। उसका कपड़े है वगैरह वगैरह, उनको फीडिंग बेबी को करना था, वो सब चल रहा था। और आप कुछ खाने पी रहे सकती, जो भी आपको न्यूट्रिशन या ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज बॉटल चलाई जाती है, उससे से ही आपको जो पानी और ग्लूकोज मिलता है वही उसी से मिलता है, वो सलाइन बॉटल से ही मिलती है। और कुछ देर बाद फिर आपको पेन किलर की इंजेक्शन लगाई जाती है। हालांकि इनिशियली फर्स्ट डे आपको पता ही नहीं चलता, पेन किलर की जो इंजेक्शन आती है सिस्टर भाव की नर्सेस आकर दे जाती है। फिर सेकंड डे, ठीक है, मेरी डिलीवरी 20 अगस्त को 11 बजे हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट डे 11 बजे फिर मैं पानी वगैरह पी सकती थी, तो मैंने नेक्स्ट डे 11 बजे पानी पिया था थोड़ा, और डॉक्टर ने मुझे अलाउ किया था कि हाँ आप लिक्विड फूड ले सकते हो, कुछ फ्रूट्स खा सकते हो, तो और रसगुल्ला खा सकते हो। फिर मेरे फैमिली मेम्बर उन्होंने मुझे रसगुल्ला ला के दिया, मैंने रसगुल्ला खाया और तब जाके मुझे अच्छा लगा था कि भाई हाँ पानी पीने के बाद और थोड़ा खाने के बाद। पर जो पेन था ना वो बहुत इंटेंस होता है, बहुत ही इंटेंस होता है। आपको थोड़ा थोड़ा फिर फील होने लगता है। हालांकि जो ऑपरेशन थिएटर में आपका बेबी निकल से 10 मिनट वो कुछ भी आपको फील नहीं होता, पर सिजेरियन डिलीवरी में जो उसके बाद का पेन होता है ना वो असली होता है। जो लोग कहते हैं कि भाई सिजेरियन में आपको कुछ नहीं रहता, ऐसा रहता वैसा नहीं। आई थिंक दोनों भी अपने भी जगह, नॉर्मल डिलीवरी के टाइम का भी अपना पेन होता है और उसकी भी अपना पेन होता है, पर ऐसा नहीं है कि हम कंपेयर करें कि भाई नॉर्मल डिलीवरी इजी होती है या फिर सिजेरियन डिलीवरी नहीं होती। दोनों भी अपनी अपनी जगह ही है और दोनों को भी रिस्पेक्ट हमको करना चाहिए। हालांकि तो ऐसा हो गया। फिर नेक्स्ट डे शाम को डॉक्टर ने बताया कि आपको फिर अभी चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको चलना पड़ेगा। फिर नर्सेस आई, फिर उन्होंने मुझे उनकी हेल्प से मैंने फिर बेड से उतरने की कोशिश, तो बेड से उतर इतना पेन हो रहा था, बाप रे मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज्यादा। जो आप बेड से पैर नीचे लगता ना तब आपको स्लिप पेन क्या होता है वो, फिर जैसे जैसे खड़ी हो गई थोड़ा थोड़ा वो पेन रहे, थोड़ी देर तक रहता है। फिर आप जब चलने लगते हो ना, स्टेप एक स्टेप दो स्टेप तीन स्टेप, फिर वो पेन कम हो जाता है। फिर आप और आपकी बॉडी भी रिलैक्स करेंगे, क्योंकि आपने 24 घंटा कुछ भी मूवमेंट नहीं किया, आपका ऑपरेशन हो गया है, आपने पानी नहीं पीना, आपने कुछ खाया नहीं है, तो वो असर आप पे रहता है। पर आप जब चलने लगती हो ना तब आपको बहुत ही रिलीफ मिलती है। तो मेरा सेकंड दिन ऐसा हो गया था। फिर डॉक्टर ने मुझे आकर बोला कि अब आप कुछ भी खा सकते हो, मतलब अब आप रोटी सब्जी जो भी खाना है आप खा सकते हो। फिर शाम को रात को मेरे घर से खाना आएगा, रोटी और मेथी के साथ हल्का ही था, चावल नहीं राइस नहीं था, पर मैंने खाना खाया। फिर थर्ड डे में भी थर्ड डे में थोड़ा पेन तो आपको रहता ही है। फिर भी डॉक्टर आपको पेन किलर की इंजेक्शन देती है, तो फिर भी उसके बावजूद भी पेन थोड़ा रहता ही है, आपको ये होती है। और आप खाना खाने रहते तो आपको फिर दूध भी थोड़ा हल्का हल्का दूध भी बनने आता है आपको। फिर
उसके साथ साथ आपको बेबी को भी फीड करना है। ऐसा नहीं कि भी बेबी का फार्मूला पर रखना है, आपको बेबी को भी फीड करना है। 3-3 4-4 घंटे बाद आपको बेबी को वो फीड कराते हैं। तो मैंने भी वो भी मेरा शुरू था और मैं वॉक भी कर रही थी। फिर थोड़ा ऐसे कुछ वही रूम में थोड़ा थोड़ा वॉक कर रही थी। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप बेल्ट भी लगा सकते हो। थर्ड डे में आप डिलीवरी के बाद वो बेल्ट होता है वो भी लगा सकते हो। मैं बैठ सकती थी, थोड़ा चल सकती थी। बस जब आप लेटने जाते हो और लेटने के बाद उठते हो तब वो काफी पेन होता है। वही एक थोड़ा पेन वाला समय होता है। कि तीसरे दिन जो आपकी यूरिनरी कैटरेक्ट वो निकाल लेते हैं, क्योंकि फिर आप इतना तो चल सकते हैं कि आप बाथरूम में जाकर आप कर सकते हो। और फिर आप पानी पानी बहुत पीना चाहिए उस टाइम, पानी बहुत पीना चाहिए, क्योंकि आपकी जो टूल है वो निकल जाए। क्योंकि बहुत ही अगर नहीं निकलती, मेरे साथ वो हुआ था, बहुत ही मुझे पेन हुआ था टूल की समय। तो मैंने बहुत पानी पिया था, तब जाकर जब क्लीन हुआ साफ हुई थी तब मुझे अच्छा लगा। फिर मुझे मेरी चौथे दिन मेरी छुट्टी हो गई थी हॉस्पिटल से, क्योंकि कोरोना चल रहा था। फिर डॉक्टर भी इतना रिस्क नहीं ले रहे थे कि यहाँ पे इतने सारे पेशेंट रखो, क्योंकि और मेरा घर पास में था हॉस्पिटल से। तो उन्होंने मुझे चौथे दिन छुट्टी दी थी। हालांकि वो 5 या 7 से दिन तक रखते हैं। तो फिर चौथे दिन फिर हमने डॉक्टर को विजिट के लिए उनके ओपीडी किए थे। फिर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी कि आप 7 दिन बाद आना है आपके टाके निकालने के लिए, स्टिचेस निकालने के लिए आप जाओ। और खाने के मैंने पूछा कि डॉक्टर को क्या खाना होगा, मुझे कैसे रहना होगा। तो कुछ भी आपको खाने पीने में ऐसा कुछ नहीं, मेरी तरफ से आप कुछ भी, डॉक्टर ने बोला था कि आप मेरी तरफ से आप सब कुछ खा सकती हो। आप रोटी सब्जी चिकन मटन जितना आपको खाना है वो आप खा सकती हो। फिर भी हम जब घर में आते थे तो घर वाले बोलते कि नहीं आप थोड़ा 8-15 दिन थोड़ा सादा खाना खाओ, इतना हेवी मत खाओ। तो मैं वैसे डाइट पे थी, इतना ज़्यादा मैं हेवी नहीं खाती थी। जो मेरी आई बना के देती थी सिंपल वाला खाना वही खाती थी। 15 दिन तक आई थिंक मैंने वही खाया, बहुत ही सीधा, बहुत कम नमक वाला, कम तीखा और पतला सा, थोड़ा टेस्टलेस खाना था, पर वही मुझे खाने को दिया था। और इस तरह से मेरी ये सी सेक्शन की जर्नी रही है डिलीवरी। और मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में है, दोनों की भी अपनी सीमाएं हैं, अपनी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। सो ये मेरी थी ये सी सेक्शन की जर्नी। और ये आपको जो दर्द होता है ना, तो वो आई थिंक 8 दिन तक रहता है, उसके बाद वो कम हो जाता है। जब आपके स्टिचेस निकलते हैं तो वो कम हो जाते हैं। और उस आई थिंक 3 दिन बाद आप नहा धो सकते हो, मतलब आई थिंक सॉरी 7 दिन बाद आप नहा धो सकते हो अच्छे से। तो इस तरह से मेरी ये पूरी जर्नी रही है सेशन की। आई होप फ्रेंड्स आपको इस जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप चाहते मैं अपनी नॉर्मल डिलीवरी की भी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आप दोनों भी इंजॉय, ठीक है, आप सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, दोनों भी इंजॉय कीजिए। मेन है आपका बेबी हेल्दी होना और अपना ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है अपनी पूरी जर्नी में। एंड फाइनल फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।